स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। और मैं गौतम प्रसाद। आज का जो हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो 12th क्लास के लिए है और वो ज्योग्राफी चैप्टर से जो है हमारा है टॉप 50 क्वेश्चन। जो हमारा सेशन चल रहा था बच्चों हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे री एग्जाम्स के लिए जो बहुत बेनिफिशियल है। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम जो इसमें जो एग्जाम्स है जो हमारे मोस्ट जो क्वेश्चन थे जो हमारे हर साल आते रहे हैं वैल्यूएबल क्वेश्चंस 5 मार्क्स के, तो वो हम अटेम्प्ट करेंगे इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे बच्चों। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे ये सभी वीडियो देखिए, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, जब भी आप सभी को समझ में आएगा। और टॉप 50 क्वेश्चंस में से आप सभी के डेफिनेटली 30 क्वेश्चंस तो वो ऐसे होंगे जो कि डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। और हमें एग्जाम्स में 70 में से कम मोर देन 50 हमें आराम से मिल जाएंगे ये वीडियो देखने के बाद। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो है भारतीय कृषि के विकास में हरित क्रांति की भूमिका क्या रही। तो भारतीय कृषि के विकास में हरित क्रांति की भूमिका क्या रही है। तो आप सभी को पता होगा जैसे कि 1960 के दशक में क्या हुआ हरित क्रांति, और 70 के दशक में 1970। तो ये जो पीरियड था बच्चों, ये सूखा टाइम पीरियड था। उस समय में क्या थी, बेरोजगारी की अपनी चरम सीमा पर, और इस समय क्या थी, कृषि को क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक योजना चलाई गई थी जिसका नाम क्या था, हरित क्रांति। तो बच्चों हरित क्रांति जैसे ही जब बात की जाती है, हमारी 55 वर्षीय जो योजना थी उसमें कृषि के क्षेत्र को लेकर बहुत ज्यादा उसमें ध्यान दिया गया, परंतु कृषि अव्वल दर्जे में नहीं हो पाई। विभाजन के बाद अधिकतर जो हमारा जो क्षेत्र था, सिंचित क्षेत्र था, वो पाकिस्तान के दायरे में पड़ गया, जिसके कारण भारतीय किसानों को बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा। अब इसको सुधारने के लिए हरित क्रांति आती है, तो वो कृषि के क्षेत्र में बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। तो वो कृषि के क्षेत्र में जैसे ही आती है वो क्या करती है, उर्वरता शक्ति वाले बीज प्रोवाइड करवाती है, कीटनाशक दवाइयां प्रोवाइड करवाती है बच्चों, और उसमें वो बहुत से रासायनिक उर्वरता शक्तियां प्रोवाइड करवाती है, और कृषि मशीनें, सिंचाई की सुविधाएं, ये सारी चीजें उपलब्ध कराती है हरित क्रांति में। तो हरित क्रांति से जो फायदा हुआ जो बच्चों को किसको हुआ, यूपी को, हरियाणा को, बिहार को। इससे क्या हुआ बच्चों, मंझोले दर्जे के किसान भी बहुत सारे निकल कर आए। इससे क्या हुआ, जो बड़े व्यापारी जो थे उनको बहुत बड़ा मुनाफा हुआ, छोटे किसानों को भी घाटा हुआ। कई ऐसे शहर है जहां पर की राज्य है जहां पर इसका फायदा नहीं होता, लेकिन पर सबसे ज्यादा फायदा इसी का यहाँ पर होता है। तो इसमें क्या था, हरित क्रांति में यह मुख्य उद्देश्य था कि मतलब पूरे क्षेत्र को हरा भरा करना। तो अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसके बारे में जानते हैं। ये तो हमारा हो गया बच्चों, इसको आई होप इस आसानी से कीजिएगा आपको। हमारा जो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसके बारे में आपको बताते हैं। आज का जो हमारा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा के परंपरागत और गैर परंपरागत साधनों में अंतर बताइए। तो जो ऊर्जा के परंपरागत साधन है और गैर अपरंपरागत साधन है उसके बारे में बताइए। तो बच्चों जैसे कि हमें पता है जो ऊर्जा में जितने भी जो साधन है, परंपरागत स्रोत क्या होते हैं, वो सारी चीजें हम आपको बताते हैं। जो परंपरागत है यही इसके बारे में डिफरेंसेस हमसे कई बार पूछा गया है। तो आपको जो हमारा कोयला है, पेट्रोलियम, ठीक है ना, और इसी तरीके से हमारी जितनी भी जो गैसें हैं, प्राकृतिक गैसें हैं। तो बच्चों ये क्या है, एक सीमित मात्रा में है। यह क्या है, एक प्रकार का कच्चा माल है जो कि यह क्या करता है, प्रदूषण करता है, और ये क्या है, सीमित है, ठीक है ना। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सीमित है, और ये इसका क्या होता है, बहुत अधिक असमान रूप से वितरण है ये। और ये क्या कहता है, यह साधन अनुकूल, पर्यावरण के अनुकूल नहीं माना जाता है, जिसके कारण इसको कई प्रकार के, अभी आज देख रहे हो आप ग्लोबल वार्मिंग किस तरीके से हमारी पृथ्वी में तरह तरह की बीमारियां हो रही है, क्योंकि हमें आगे भी इसी तरीके से होती रहेगी यदि हमने इसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, जितने भी जो हमारे गैर परंपरागत स्रोत, जो हमारा हो गया सौर ऊर्जा, पवन, उसके बाद बच्चों हमारा क्या है, जल, तो ये क्या है, गैर परंपरागत, और ये क्या है, असामान्य है। आसाम में मतलब खत्म नहीं होने वाला है, ये हमेशा निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी और ये हमें मिलता रहेगा। इसका हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे। आपको गुजरात में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा सबसे ज्यादा है, जिसके जरिए हम बिजली को करंट उत्पन्न करते हैं। तो ये जो साधन है ये क्या करती है, प्रदूषण
नहीं फैलाती, ठीक है ना। तो ये क्या है, पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक और ये नहीं है। तो इस तरीके से हमारे परंपरागत और ये थे परंपरागत स्रोत, इसके बारे में हमने जाना। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हम उसके बारे में आपको बताते हैं। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके जरिए हम आपको बताते हैं। वो हमारा क्या है, उदारीकरण। उदारीकरण, उसके बाद बच्चों निजीकरण, और एक है हमारा बच्चों उदारीकरण, निजीकरण, और एक हमारा है वैश्वीकरण, ठीक है ना। अब क्वेश्चन हमारा क्या है, मतलब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, और इन्होंने भारत के औद्योगिक विकास में किस प्रकार से भूमिका निभाई है, उसके बारे में आप बताइए। तो सबसे पहले बच्चे जो बात करते हैं उदारीकरण की। उदारीकरण से क्या मतलब होता है, सभी प्रकार के प्रतिबंधों को हटाना, मतलब उदार करना, कि उसको जहां भी पाबंदी लगी हुई है, रुकावट है, उन सभी को उद्योग के क्षेत्र में जहां भी रुकावट आ रही है उसको क्या करना, खत्म करना, पाबंदियों को हटाना। तो पाबंदियों को हटाने के सबसे पहले क्या किया गया, जितने भी जो औद्योगिक लाइसेंस थे, औद्योगिक लाइसेंसों को क्या किया गया, रद्द कर दिया गया, खत्म कर दिया, ठीक है ना, समाप्त। और विदेशी टेक्नोलॉजी को भारत में प्रयोग आने के लिए अनुमति दे दी गई बिना पाबंदी के। और क्या था बच्चों, विदेशी निवेश में उदारीकरण को बढ़ावा दिया गया और खुला व्यापार चालू किया गया। और यही खुला व्यापार 1978 में किसने चालू किया था, एफटीए जिसको बोलते हैं हम, चाइना ने, ठीक है ना। और फिर उसके बाद साफ्टा भी स्टार्ट हुआ था, ये दक्षिण एशिया के देशों में, ठीक है। अब आते हैं निजीकरण। अब निजीकरण क्या है बच्चों, निजीकरण के मतलब किसी भी निजी अधिक से अधिक उद्योगों को सम्मिलित करना, मतलब कि ज्यादा उद्योगों को सम्मिलित करना। निजी मतलब कि प्राइवेटेशन, खुद का। तो सरकार का प्रभुत्व समाप्त करके क्या किया गया, लोगों को अपनी इच्छाओं अनुसार कार्य करने के लिए कार्य सौंप दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया गया सारे कार्य, जो ये कार्य अच्छी तरीके से हो सके और विकास और हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़े। ये हमारा निजीकरण है बच्चों। अब आते हैं हम वैश्वीकरण। अब वैश्वीकरण आप सभी को वैसे ही पढ़ा रखा था बच्चों। वैश्वीकरण का मतलब होता क्या है, मतलब किसी भी अर्थव्यवस्था का संसार में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, मतलब चाहे वस्तु हो, संचार हो, कोई भी चीजें हो, वो क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान से आयात और निर्यात होना, वही हमारा वैश्वीकरण कहलाता है। अब वैश्वीकरण से बच्चों क्या हुआ, जो अंतर समान पूंजी, सेवाएं, श्रम, संसाधन, ये सारी चीजें, इससे क्या हुआ, हमारे भारत में कई अन्य देशों की चीजें क्या हुई, उपलब्ध हुई, जिसके कारण से बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ और अर्थव्यवस्था हमारी बहुत तेजी से बढ़ने लग गई। लेकिन हमें यह ध्यान देना है कि हमें आयातक नहीं निर्यातक देश बनना है, जिससे कि हमारी व्यवस्था को बहुत तेजी से और एक नई दिशा मिलेगी। अब आते हैं बच्चों हमारा नया क्वेश्चन जो है हमारा आज का, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र। प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र। तो बच्चों ये जो हमारा क्वेश्चन है आपको बताता हूं, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र सतत पोषणीयता विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक किन्हीं 5 बिंदुओं की चर्चा कीजिए। मतलब किस तरीके से सतत पोषणीयता को बढ़ावा देती है इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र। तो आपको पता बच्चों इसमें क्या किया गया था, जल प्रबंधन नीति को कठोरता से बनाया गया था ताकि जल को पूर्ण रूप से उपयोग किया जा सके और इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त करवा सके। जल साधन को फसलों को नहीं बोना चाहिए। इन्होंने इसमें क्या कहा गया, जल संसाधन, जो जितने भी जल सघन फसल है उसको नहीं बोना चाहिए। तीसरा क्या था, कमान के विकास में नालों को पक्का करा और जितनी भी चीजें थी आपकी समतल, बाड़ाबंदी, इन सभी को क्या किया गया ताकि बहते जल को रोका जा सके, ठीक है। उसके बाद क्या किया बच्चों, जहां भी जलाक्रांत और वृक्ष के रक्षण के लिए क्या किया गया, क्या बनाया, मेखला निर्माण किया, चरगाह विकास किया और इसी कारण क्या हुआ, निर्धन की जो आर्थिक स्थिति थी उसको भी सुधारा। तो इंदिरा गांधी जो नहर कमान क्षेत्र है वो एक रूप से सतत पोषणीयता विकास के लिए बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाती है। पानी को किस तरीके से बचाया जाए, कौन सी जो फसल है जिसको नहीं उगा सकते हम, इन सभी के ऊपर चर्चा की गई है और ये आप आसानी से लिख सकते हैं बढ़ा चढ़ा के, ठीक है ना। तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं बच्चों। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, भू निम्नीकरण। बच्चों ये हमारा हर बार का आने वाला एक क्वेश्चन है, ये भी अपने आप में भू निम्नीकरण। तो हमारा जो भू निम्नीकरण है, तो
क्वेश्चन है बच्चों, भू निम्नीकरण से क्या तात्पर्य है, इसके उत्तरदायी कारणों का व्याख्या कीजिए। अब भू निम्नीकरण में होता क्या है बच्चों, मतलब कि में कम कुछ समय के लिए क्या होता है, उसमें उत्पादनता शक्ति क्या होती है, कम हो जाती है। इसमें क्या होता है, वृक्ष उन्मूलन, मृदा अपरदन होने लग जाता है, मतलब मिट्टी क्या होने लग जाती है, खराब होने लग जाती है। तो मिट्टी की जो ऊपर परत होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे खराब उर्वरता इसमें उगाना अनाज बंद कर देती है। तो इसीलिए क्या किया जाता है बच्चों, लगातार कृषि की उपज को बढ़ाने के लिए उसमें क्या किया जाता है, तरह तरह के हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, मतलब खाद्य डालते हैं, जिसके कारण इसकी जो है मृदा अपरदन को बचाया जा सके, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाते हैं और इसका लगातार जल भराव नहीं होने देते। और नहर सिंचाई जितनी भी जो भू निम्नीकरण है ये इसकी क्या होती है, उत्तरदायी होती है। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, भू निम्नीकरण हमारे लिए, भू निम्नीकरण को होने से हमें रोकना होगा। इसी तरीके से हम नेक्स्ट और लेक्चर में आपसे इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करते रहेंगे। आप जब तक के लिए इस वीडियो को देखते रहें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर, जिनके एग्जाम्स है, री एग्जाम्स, आई होप कि आप सभी के एग्जाम्स बहुत अच्छी तरीके से जाएंगे भी। और आप बस इस तरीके से रहें और पढ़ाई कंटिन्यूसली करते रहे, 1-2 घंटे जो करते रहोगे आप, आपका अपना फ्लो बना रहेगा और इस तरीके से आप मेहनत करते रहें और आप कम से मोर देन 50 से आप अबव 60 भी ला सकते हैं, 70 भी ला सकते हैं, ठीक है ना। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।